मन को किस तरीके से हम एकाग्र करके ये जो हम आप बात कर रहे हो कि हम फ्यूचर को जान सकते, चीज़ों को जान सकते, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है। तो पहले तो मन चंचल नहीं है, चित्त चंचल है। यस, हनीप्रीत ट्रैप था। जब आप लोगों को न्यूज़ चैनल ने कवर किया था तो आप लोगों ने ये बता दिया था कि कहाँ पे किस पोजीशन पे और कहाँ कौन है। कैसे पता लगा लिया कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश होने वाला है? इतना बड़ा ये जो हुआ हादसा, ये आपने पहले ही डिकोड कर लिया था, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? टाइम ट्रैवल की जो पद्धति है उसके माध्यम से हम उसको परसीव करते हैं। जो हम अगर हम अपनी दिव्य दृष्टि पे काम करें, अगर हम अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड पे काम करें, तो क्या हमें एनर्जी भी महसूस कर सकते हैं? कर्मा पास्ट में जाके कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या ये पीएनआरपी में कोई ऐसा सोल्यूशन है आपके पास जो कर्मास को भी आप ठीक कर सकते हैं? देखिए, कर्मा का जो आजकल अक्सर आपने सुना होगा, कार्मिक हीलिंग की बात होती है। तो यहाँ पे आपको पहले तो कर्मा को ठीक से समझना पड़ेगा। ऐसे ज़माने में, टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में खुद को एकाग्र करके बैठना और चीज़ों को करना, ये कितना डिफ़िकल्ट है? सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि अब तक लोगों के पास जो मन के बारे में जानकारी है वही बेस से ही, मूलभूत रूप से ही गलत है। लेकिन उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को आप कड़ी धूप में बाहर कागज़ के एक टुकड़े के ऊपर ऐसे ऐसे आप करोगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास करेगा क्या करेगा, सूरज की जो ऊर्जा है उसको कागज़ के ऊपर एक बिंदु में फोकस करेगा, कागज़ जलेगा। क्या आपको पता है कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है? ये आप खुद पता लगा सकते हैं। जी हाँ, अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करके। ये कैसे पॉसिबल है, कैसे काम करता है? मैम, बात तो सभी करते हैं, लेकिन होता कैसे है ये? इस बारे में हमें किसी ने सटीक जानकारी नहीं दी, या फिर उन्होंने खुद अपनी लाइफ में इन चीज़ों को नहीं किया जो हमें बताने आ गए। ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे ना? तो इसी सभी सवालों का फिल्टरेशन लेके आज अनफिल्टर्ड प्रोग्राम में मैं लेकर आई हूँ दो ऐसे गेस्ट को, जो कि ना आपको सिर्फ बताएंगे कि कैसे काम करना है, बल्कि इन्होंने खुद ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस किए हैं जो कि 2025 में सही साबित हुए हैं। और ये मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, इसकी पूरी प्रूफ के साथ जानकारी आपको इनके YouTube चैनल जो कि दिव्य दृष्टि है उस पर मिल जाएगी। तो किस तरीके से ये काम करता है, क्या ये साइंस है या स्पिरिचुअलिटी है, इन सब कन्फ्यूजन को चलिए आज दूर करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं साइको स्पिरिचुअल एक्सपर्ट अश्विनी जी और साथ ही साथ दिवांग जी। ये दोनों फादर और बेटे हैं, लेकिन आपको मज़ा आएगा इनसे बात करके, क्योंकि इन दोनों ने ऐसी चीज़ों का रिसर्च किया है जो कि अच्छे अच्छे फादर बेटे नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इस जोड़ी का स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर, आप दोनों का सबसे पहले तो स्वागत है और बहुत अच्छा लगा आप दोनों को देख के कि आप एक ही प्रोफेशन में हैं। अमूमन ऐसा दिखने को मिलता नहीं है कि फादर बेटे की इतनी अच्छी से जोड़ी जमे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जो आपका प्रोग्राम है पीएनआरपी, ये क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? फिर आगे हम भविष्यवाणियों पे बात करेंगे। पीएनआरपी का फुल फॉर्म है साइको न्यूरो रिपैटर्निंग। मैं पीएनआरपी के बारे में बोलूँ इसके पहले मैं, जैसे आप जानते होंगे, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसे साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो मेनली ह्यूमन कम्युनिकेशन के दो अहम पहलू से डील करता है। वो है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंसान जो खुद से बात करता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जो इंसान दूसरों से बात करता है। और एनएलपी बड़े बखूबी ये सिखाता है कि आप इन दोनों पहलुओं को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब मैंने पीएनआरपी को गहराई से अभ्यास किया, 1994-95 से मैं इसके ऊपर अभ्यास कर रहा था, तो मैंने पाया कि इसमें जो मेन पहलू है ह्यूमन कम्युनिकेशन का, वो है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसका जिक्र एनएलपी में नहीं है। तो इसका ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है कि आपको कभी कभी जैसे इंट्यूशन होता है, पूर्वाभास होता है, प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स आते हैं, डेजा वू, टेलीपैथी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के। तो जब मैंने इसके ऊपर गहराई से रिसर्च किया और मैंने अपना ही एक मोडालिटी मैथडोलॉजी तैयार किया जिसका नाम है पीएनआरपी, साइको न्यूरो रिपैटर्निंग। तो जैसे एनएलपी को कहा जाता है साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, तो पीएनआरपी जो है वो है साइंस ऑफ एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। कैसे हम अपनी भीतरी ऊर्जा, जिसको हम इनर फेमिनाइन, इनर मस्कुलिन, जिसको हम ईड़ा और पिंगला नाड़ी के रूप में भी जानते हैं, और हमारी चेतना, कैसे एक दूसरे के साथ में ये जुड़े हैं, ऊर्जा और चेतना, और कैसे हम अपनी चेतना
और ऊर्जा के जरिए दूसरे बाहर जो ऊर्जा है उसको और बाहर कॉन्शियसनेस को प्रभावित कर सकते हैं, उसका ये विज्ञान है। जो पीएनआरपी के जरिए, जैसे आप बात करी थी दिव्य दृष्टि, तो पीएनआरपी आपको समझाता है कि कैसे आप अपनी 5 फिजिकल सेंसेस जो हैं, जिसके जरिए आप अपने आसपास की भौतिक दुनिया का अनुभव करते हैं, लेकिन उसी 5 सेंसेस को आप 4 दीवारी के परे ट्रांसेंडेंटल कर सकते, भावातीत करके सूक्ष्म स्तर पे ले जाके सूक्ष्म जगत को भी अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपके सामने जो है भौतिक रूप से, उसको हम कहेंगे स्थूल जगत, लेकिन इस 4 दीवारी के परे जो है वो उसे कह सकते हैं सूक्ष्म जगत। तो अपनी 5 फिजिकल सेंसेस को यहीं फिजिकली बैठे बैठे किसी दूसरे लोकेशन पे कहीं और क्या हो रहा है, जैसे महाभारत में आपने सुना है संजय ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि से पूरे युद्ध का वृतांत सुनाया था, उसी तरह से अपने 5 फिजिकल सेंसेस को भविष्य में, फ्यूचर में ले जाके, मतलब हाइटन सेंसरी अवेयरनेस से फ्यूचर के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो पीएनआरपी अपने आप में साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, और इसमें चेतना से जुड़े हुए जितने भी विज्ञान हैं, जिसको अगर आप कहें कि अकल्ट या साइकिक, ये सारे जो विज्ञान का समन्वय इसमें है। मतलब आप कह सकते हैं कि पीएनआरपी इज़ दी मदर ऑफ ऑल दिस साइंसेस, जिसमें इस सभी का समावेश होता है, कि आप चाहे दिव्यदर्शी कह लीजिए, साइकिक पावर्स कह लीजिए, मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, मन की शक्तियों का कैसे उपयोग करना। दरअसल में जैसे कि मन को आज तक किसी ने सही रूप में समझा ही नहीं है, इसकी बात हम आगे करेंगे। और चेतना की शक्ति के जरिए अपनी 5 फिजिकल सेंसेस को फ्यूचर में ले जाके टाइम ट्रैवल करना, यानी कि समय में यात्रा करना। चाहे वो समय में यात्रा पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, और प्रेजेंट में भी हो सकती है। समय यात्रा के जरिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बड़े सटीक रूप से पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और इसी के जरिए मैंने और मेरे पुत्र देवांग ने बहुत सारी भविष्यवाणी अब तक की है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल दिव्यदर्शी डिकोडिंग डिवाइन गाइडेंस पर हमने इसके वीडियोस रखे हैं, और अब तक की गई सारी भविष्यवाणियाँ सच हुई हैं। सर देवांग जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, खैर आपको तो ये विरासत में मिला जो चीज़ें इन्होंने सिखाया, बट मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे जो प्रॉपर स्केच के थ्रू, जो पिछले साल भविष्यवाणी आपने की वो सच हुई, लेकिन आपने स्केच के थ्रू बताया जो आज तक मैंने देखा नहीं। तो क्या ये स्पिरिचुअलिटी और साइंस का कॉम्बो है? क्योंकि बेसिकली कहा जाता है कि एस्ट्रोलॉजी में इस तरीके की भविष्यवाणियाँ की जाती है, बट आप यहाँ साइंस की बात कर रहे हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि थ्रू साइंस, थ्रू लाइक टेक्नोलॉजी, आप इस तरीके से स्केच बना के आप चीज़ों को बता रहे हैं? देखिए, इसमें साइंस इस तरह से वर्क करता है कि जो भी घटना घट गई है, घट रही है और घटने वाली है, ये सारी तरंगों के रूप में मौजूद है। और जहाँ तक हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को ट्यून कर लेते हैं, तब आप ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिकोड कर पाते हैं, आप उसे परसीव कर पाते हैं। तो ये उसी का एक विज्ञान है, ये कॉन्शियसनेस का साइंस है। क्या ये हर कोई सीख सकता है, या सिर्फ एक स्पेसिफिक इसके लिए माइंड चाहिए जो इन चीज़ों को ग्रैब कर सकता है? इसे हर कोई सीख सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हर कोई सीख सकता है, लेकिन जहाँ तक माइंड की बात आती है, तो इसके लिए पहले तो प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी स्किल अगर हमें सीखना है, अगर हम ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ऐसा कोई स्किल होता है, तो हम सीख ही नहीं पाएंगे। वेरी ट्रू, वेरी सही ट्रू। है ना? और खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखिए। अगर मान लीजिए आपको कार ड्राइविंग सीखना है, अगर आप ये मान ही लगेंगे मैं तो सीख ही नहीं पाऊंगी, या अब अपने ही डाउट्स लेके बैठी हैं कि आपने अपना मन ओपन ही नहीं किया है उस नॉलेज को रिसीव करने के लिए, Yes. तो मुश्किल हो जाता है सीखना। तो ये बात है कि आपको खुद को भी प्रिपेयर होना पड़ता है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब अश्विनी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका एक लंबा पीरियड रहा है जो आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हो, आप कोर्सेज भी सिखा रहे हो, लोगों को इस बारे में जानकारी भी दे रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि मन को किस तरीके से हम एकाग्र करके ये जो हम
आप बात कर रहे हो कि हम फ्यूचर को जान सकते, चीज़ों को जान सकते, क्योंकि मन तो बहुत चंचल है, स्पेशली सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ इतने आप कह सकते हो कि स्ट्रेस है, लोग टॉलरेट करते हैं, लोगों का आपके दिमाग पे एक परछाई पड़ जाती है, लोग पहले हंसना शुरू करते हैं अगर आप कुछ सीखना शुरू कर रहे हो और किसी बारे में बात कर रहे हो कि मुझे ये अनुभूति हुई है, मैंने इन चीज़ों को सीखा है, तो बोलते हैं क्या बोल रहा है तू, अगर कोई सोशल मीडिया पे है इन चीज़ों को लेकर के। तो ऐसे ज़माने में, टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में खुद को एकाग्र करके बैठना और चीज़ों को करना, ये कितना डिफ़िकल्ट है? पहले तो मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा कि अक्सर आपने जैसे भी बोला कि मन तो चंचल है, तो पहले तो मन चंचल नहीं है, चित्त चंचल है। यस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लोगों को पता ही नहीं है कि चित्त और मन में फ़र्क क्या है। चित्त को ही मन समझते हैं। पतंजलि योग सूत्र का एक जो मेन सूत्र है वो है योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। योग के जरिए चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों के ऊपर अंकुश पाया जाता है। तो वृत्तियाँ जो है चित्त में उत्पन्न होती है, मन में नहीं। तो यहाँ पे कंसेप्ट को समझना होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जैसे कि आपने कहा कि हर कोई ये सीख सकता है, और जैसे देवांग ने कहा हाँ सीख सकता है, लेकिन प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। प्रिपेयर्डनेस आएगी कहाँ से? जब आपके पास सही जानकारी हो। सबसे बड़ी समस्या जो ये है कि अब तक लोगों के पास जो मन के बारे में जानकारी है वही बेज से ही, मूलभूत रूप से ही गलत है। विश्व में आज तक किसी ने भी किसी किताब में या किसी भी व्यक्ति ने मन के कंसेप्ट को व्याख्यायित नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, समझा नहीं। जैसे कि अक्सर आपने सुना होगा कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, अपने अपनी सबकॉन्शियस माइंड की जो क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए, यही तो अक्सर सुना होगा, आपने भी यही सुना होगा। जबकि ये कंसेप्ट पूरा बेसलेस है, ये सही है ही नहीं। जो इंसान ये बात करता है कि सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना, वो उसे खुद को ही नहीं पता है। और ये मैं बड़े आधिकारिक रूप से ये बात करता हूँ और बड़े प्रमाणित रूप से कहता हूँ, आई कैन प्रूव इट लॉजिकली। तो चित्त जो है वो मेन है। चित्त को आपको कंट्रोल करना सीखना है, चित्त के ऊपर अंकुश प्राप्त करना है, और चित्त से होती है चेतना। ओके, तो चेतना के जरिए ही होता है कि टाइम ट्रैवल जो है, जब आपका चित्त के ऊपर नियंत्रण, चित्त मतलब आपकी 5 फिजिकल सेंसेस जो है, वो समझ लीजिए कि जहाँ वो मिल जाती, आप कह सकते हो उसको 6 सेंस मान लीजिए, तो वही है चित्त। और मन क्या है सर? मन को समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ। ऐसा मान लेते हैं कि हमारा शरीर जो है वो मोबाइल हैंडसेट है, मोबाइल का हैंडसेट है। तो दिमाग जो है सिम कार्ड है। इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए। और चित्त जो है वो रिसीविंग टावर है। ठीक है। और स्पेस जो है वो है मन। और पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली जो शक्ति, जिसको हम ईश्वर, परमात्मा, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, वो शक्ति है सैटेलाइट। अब जरा समझिए कि अगर मैं किसी को मेरे मोबाइल फ़ोन से कॉल लगाऊंगा, ठीक है, मोबाइल हैंडसेट है, सिम कार्ड भी है, लेकिन रिसीविंग टावर ही नहीं है आसपास, तो कॉल लगेगा? तो स्पेस जो है दैट इज इक्वल टू माइंड। और इसको भी मैं आपको बता दूं, जैसे अगर मैं कह रहा हूं बड़े आधिकारिक रूप से कि सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड की संकल्पना ही जो बेसलेस है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है, हमारे देश में हमारी एक मानसिकता बनी हुई है कि किसी अंग्रेज ने कोई किताब में लिख दिया तो बस हम जो है भेड़ चाल की तरह उसके ऊपर अमल करना चलते हैं। यस, वेरी ट्रू। कहते हैं डॉक्टर जोसेफ ने लिख दिया पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या वो गलत नहीं हो सकते? अगर किसी ने सबकॉन्शियस माइंड को डिफाइन करके बताया हो तो बताइए। जो पीएनआरपी की मेरी संकल्पना है मन के बारे में, अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे इस कमरे में हम बैठे हैं, ओके, और इस कमरे में मेरे 2 से 3 फीट के दायरे में जो चीज़ें हैं उसको मैं अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव करता हूँ, जिसको हम कहेंगे मेरी चेतना का दायरा, कॉन्शियस अवेयरनेस का दायरा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो है कॉन्शियस माइंड। लेकिन इसी 4 दीवारी के भीतर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जब मैं इस कमरे में दाखिल हुआ स्टूडियो में, तो मैंने आसपास नज़र घुमाई थी, देखा कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। तो मुझे पता है कोने में एक कुर्सी पड़ी है, फूलों का ये पौधा पड़ा हुआ है, कुछ और बास्केट्स पड़े हैं। या
तो मुझे पता है, पर मैं उन चीज़ों का अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव नहीं कर रहा। मतलब इस 4 दीवारी के अंदर, टाइम एंड स्पेस के भीतर, 2 दीवार के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्पेस, एक दीवार से दूसरी दीवार तक जाने में जो समय लगेगा टाइम, उसके भीतर वो चीज़ें जो प्रकट रूप से है पर मैं अपनी 5 फिजिकल सेंसेस से उसका अनुभव नहीं कर रहा, विच इज़ पार्ट ऑफ माई कॉन्शियसनेस, बट आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग यूजिंग माई 5 फिजिकल सेंसेस। 5 फिजिकल सेंसेस से अनुभव नहीं करा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सब पार्ट ऑफ माई कॉन्शियसनेस, सब पार्ट, सब कॉन्शियस। लेकिन इस कमरे के बाहर भी तो पूरे ब्रह्मांड में स्पेस है, दैट इज अनकॉन्शियस। लेकिन ये कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस सब एक ही है, एक ही पूरे ब्रह्मांड में जो स्पेस है उसी का हिस्सा है। तो पहली बात तो उसको इस तरह से कंपार्टमेंटलाइज करना कि कॉन्शियस है फिर सबकॉन्शियस है, वो अपनी समझ के लिए ठीक है, लेकिन दरअसल में ये कंसेप्ट को समझना होगा कि इसके साथ में चित्त का क्या कनेक्शन है। जैसे मोबाइल टावर का और स्पेस का क्या कनेक्शन है। अगर एक मान लीजिए कि मैं यहाँ से किसी से बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात किसी से ठीक से हो पाएगी कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि यहाँ से कितनी दूरी पर नज़दीक में मैं जिस कंपनी का मोबाइल टावर सिम कार्ड यूज़ करता हूँ, उस कंपनी का मोबाइल टावर यहाँ से कितनी दूरी पर, कितनी नज़दीक है, उस रेंज में अगर है तो मैं बात कर पाऊँगा। और मैं जिससे बात कर रहा हूँ, अगर वो इंसान किसी, मान लीजिए किसी कोई ऐसी जगह पर है, किसी बेसमेंट में या लिफ्ट में है, तो आपको ध्यान होगा कि लिफ्ट में या बेसमेंट में नेटवर्क नहीं आता है, ठीक है। तो वो जो डिस्टेंस है 2 टावर के बीच का, वो स्पेस है, दैट इज इक्वल टू माइंड। ओके। तो जैसे स्पेस और मोबाइल टावर का कनेक्शन आप समझ में आ गया, मैं बिल्कुल समझ वैसे ही मन और चित्त का कनेक्शन है। तो चित्त जो है वो 5 फिजिकल सेंसेस से बनता है, उसका जो कनेक्शन है उसको हम कह सकते हैं चित्त, साइक, 6th सेंस। और उसी 6th सेंस के जरिए या अपनी 5 फिजिकल सेंसेस को सूक्ष्म स्तर पे फ्यूचर में एक्सटेंड करना, दैट इज टाइम ट्रैवल। ओके, ये आपने बहुत अच्छे समझाया। किसी ने इस तरीके से मन को तो डिफाइन सचमुच नहीं किया है। टाइम ट्रैवल की बात हो रही है। टाइम ट्रैवल देवांग जी किस तरीके से होता है? मैंने ये सुना है, मैंने आपका एक वीडियो देखा था आप लोगों का, शायद वो हनीप्रीत ट्रैप था, जब आप लोगों को न्यूज़ चैनल ने कवर किया था, तो आप लोगों ने ये बता दिया था कि कहाँ पे किस पोजीशन पे और कहाँ कौन है। मतलब आप अगर मैं डायरेक्ट वे में बोलूँ तो आप यहाँ से बैठे बैठे टाइम ट्रैवल के थ्रू ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर कोई कहीं बैठा है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं, राइट? तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट्स समथिंग न्यू टू मी। ये कैसे पॉसिबल है विदाउट एस्ट्रोलॉजिकल जाने के बदले हम इस तरीके से कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, कोई भी घटना जब घटती है, चाहे वो घटना जब घट जाती है तो वो पास्ट बन जाती है, घट रही होती है तो उसे हम प्रेजेंट कहते हैं, और घटने वाली अगर फ्यूचर में होती है, अभी तक नहीं घटी है लेकिन वो एग्जिस्ट करती है, तो वो ऑब्वियसली वो घटना जो है वो फ्यूचर में। बात यह है कि कोई भी घटना अगर घटती है तो वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, ओके। और हमारी चेतना जो है वो उस घटना का जो पूरा एक्सपीरियंस है उसे परसीव करती है, जिसको हम रियलिटी कहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके माइंड से आपकी जो 5 सेंसेस है उसमें मैं कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजता हूँ जिससे आप एक रियलिटी को अनुभव करते हैं। जैसे कि हम कोई 3D मूवी देख रहे होते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि हम उस वक्त उसी जगह पर हैं और उसको रियल हमें लगता है, Yes. लेकिन वो रियलिटी नहीं है, राइट। इसी तरीके से हम जिसको अनुभव करते हैं, जिस रियलिटी को हम अनुभव करते हैं, केवल वही रियलिटी नहीं है, वो रियलिटी का केवल एक हिस्सा है जो कि आप परसीव कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी उस मोमेंट के साथ भी एग्जिस्ट करती है। यानी कि जिसको आप प्रेजेंट या नाउ अनुभव करते हैं, केवल वही रियलिटी नहीं है, वो प्रेजेंट भी एग्जिस्ट करता है, पास्ट भी एग्जिस्ट करता है और फ्यूचर भी एक साथ एग्जिस्ट करता है, केवल आप उसको अनुभव करते हैं। जैसे कि एक मूवी होता है, उसकी जैसे सीडी होती है ना तो उसमें कोई एक सीन चल रहा है, मान लीजिए कि उस पर एक हेड है, वो जिस सीन पे घूम रहा है उसको आप परसीव कर रहे हैं।
लेकिन उस सीडी पे एक फिल्म अगर आप देख रहे हैं तो उसका पास्ट सीन भी एग्जिस्ट करता है, फ्यूचर का जो सीन अब आने वाला है वो भी एग्जिस्ट करता है। इट्स ओनली कि वो हेड जो उस पर घूम रहा है वो उस पर्टिकुलर सीन को दिखाता है। अब यहाँ पे हम ये समझे कि अगर आपने वो VR हेडसेट अगर पहना है तो आपको एज इन रियल लगेगा, नियर टू रियल लगेगा। तो रियलिटी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इट्स जस्ट दैट कि हमारा जो कॉन्शियसनेस जो परसीव कर रही है उस पर्टिकुलर मोमेंट को परसीव करती है जिसे हम नाउ कहते हैं, लेकिन रियलिटी उसके बाहर भी है। ओके ये जो इन्होंने बोला ना, मैं इसको एक एग्जांपल से रिलेट करूँगी जो अमूमन आम आदमी भी अपने लाइफ में फ़ील कर लेता है, जैसे मैं भी फ़ील करती हूँ। सपोज़ कि कुछ फ्यूचर में होने वाला है या मेरे सामने चीज़ें वो हुई, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे आज पॉडकास्ट कर रही हूँ सिंपल, बट मैंने कहीं तो मुझे याद आता ये मेरे साथ कहीं तो हुआ है या कुछ तो है जो ये सेम चीज़ों को मैंने कहीं महसूस किया है या कहीं तो मैंने ये फील किया या हुआ है मेरे साथ। तो Deja क्या vu, ये उससे या तो क्या ये उससे रिलेटेड है? जब हम इसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर लेते तो ये चीज़ें पॉसिबल है जो आप करते हो, या क्या है? जैसे अभी देवांग ने जो बताया ना उसी बात को, और जो आपने अभी सवाल पूछा उसी को मैं और एक अलग कंटेक्स्ट में आपको समझा देता हूँ, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो जाहिर सी बात है इस कमरे में जो भी घटित हो रहा है उससे हम अवगत हैं, पर यहाँ से इस कमरे से बाहर मान लीजिए हम यहाँ से चंडीगढ़ करीब मान लीजिए 200 किलोमीटर होगा या जो भी है, बीच में कहीं कोई रास्ते में हाईवे पे कोई घटना घटित हो रही है, ठीक है। उस घटना से क्या आपका या मेरे जीवन का कोई लेना देना है? आज अभी नहीं है। ऐसे इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है जिसका हमारे जीवन से, जिसको हम कहेंगे ट्रेजेक्टरी, जीवन पथ, उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर मैं ये डिसाइड करता हूँ कि जैसे ही इस पॉडकास्ट ख़त्म होते ही मुझे यहाँ से चंडीगढ़ जाने के लिए निकलना है, जैसे ही मैंने इंटेंशन किया कि मुझे चंडीगढ़ जाने के लिए निकलना है, तो जैसे ही मैंने ये विचार किया तो यहाँ से चंडीगढ़ के रास्ते में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उस घटनाओं के साथ में मेरा जीवन का ताल्लुक जुड़ गया। सही है कि नहीं? अभी देखिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूरी पर अभी कोई घटना ऑलरेडी घटित हो रही है। जब तक मैंने इंटेंशन नहीं लिया था तब मेरे लिए ना वो पास है, ना फ्यूचर है, ना प्रेजेंट है, लेकिन घटना तो कहीं घटित हो रही है। लेकिन जैसे ही मैंने निर्णय लिया कि अभी मुझे इस पॉडकास्ट के ख़त्म होते ही मुझे चंडीगढ़ के लिए निकलना है, और जैसे ही मैं निकलूँगा और वहाँ पर वो 50 किलोमीटर के बाद वो घटना अभी घटित ऑलरेडी हो रही है, तो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर मान लीजिए मैं 1.5 घंटे में तय करूँगा तो मैं उस घटना का अनुभव 1.5 घंटे के बाद करूँगा। मतलब जब तक मैं यहाँ से निकला नहीं हूँ तब वो घटना मेरे लिए क्या हो गई? फ्यूचर। घटना कहीं हो रही है लेकिन मेरे लिए वो फ्यूचर है। लेकिन कोई व्यक्ति वहाँ उस घटना स्थल पे मौजूद है, उनके लिए वो घटना क्या है? वर्तमान है। Yes. वर्तमान। जो इंसान उस घटना को देखते हुए क्रॉस करके आगे निकल गया उसके लिए वो क्या हो गई? पास्ट। अब जरा सोचिए कि मैं जैसे ही GPS ऑन करता हूँ मोबाइल में और यहाँ से चंडीगढ़ का डेस्टिनेशन मुझे जाना है, उसको मैं डेस्टिनेशन में डालता हूँ, तो GPS क्या करेगा? सैटेलाइट के ज़रिए मेरे मोबाइल पे यहाँ से चंडीगढ़ का तक का पूरा रूट मोबाइल के ऊपर जिगजैग लाइन के रूप में दिखा देगा। और मान लीजिए 50 किलोमीटर के बाद जो भी कुछ घटित हो रहा है, ट्रैफिक जाम है उस वजह से, तो लाल रंग के से हाईलाइट करके दिखाएगा। तो सैटेलाइट के लिए वो घटना न पास्ट है, न प्रेजेंट है, न फ्यूचर है। वो यहाँ से लेकर चंडीगढ़ के बीच में जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसको नाउ बेसिस पे महसूस कर रहा है। तो जब आप अपनी चेतना को उस भावातीत स्तर पे लेके जाते हैं तब आपके लिए न कुछ पास्ट है, न कुछ फ्यूचर है, न प्रेजेंट है। हम उन सारी घटनाओं को नाउ बेसिस पे महसूस करते हैं। जैसे देवांग ने बताया कि एक DVD है, CD है, उसके ऊपर पूरा मूवी रिकॉर्डेड है। जो DVD के ड्राइव में DVD घूम रही है और उसका जो हेड है उस CD को जहाँ पर टच कर रहा होगा उस सीन को आप स्क्रीन पर देखोगे या अपने लैपटॉप पे या स्क्रीन पर देखोगे। पर इसका मतलब ये नहीं, तो उसमें तो मूवी का सारा मूवी है, पहले का फ्यूचर है। सिमिलरली जीवन को भी हम ऐसे अनुभव करते हैं। ओके तो इस तरीके से अगर आप अपने कॉन्शियस माइंड को जो कहते हैं अगर आप जागृत कर ले तो चीज़ें पॉसिबल है।
मैं अब कुछ टॉपिक्स पे आना चाहूँगी जो मैंने आपके यूट्यूब पे देखा, जो मैं दर्शकों को पहले बता चुकी हूँ, तो उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। आज से 10 महीने पहले 10 मंथ्स अगो लिखा हुआ मुझे दिखा तो रहा है, और डेट एग्जैक्ट हम उस पर जाकर पता कर लेंगे जब आपने वीडियो डाला। आपने वहाँ पे एक वीडियो डाला, उसका थंबनेल था कि आने वाले समय में महाविस्फोट होने वाला है, विस्फोट होने वाला है, और आपने ऊपर प्लेन का भी फोटो सबसे बनाया। बड़ा विस्फोट उसमें। हाँ, आप प्लेन का भी आपने फोटो बनाया और पीछे आग का आपने दिखाया साइन, जो मैंने थंबनेल में देखा। कैसे पता लगा लिया कि अहमदाबाद में एयर इंडिया का क्रैश होने वाला है? इतना बड़ा ये जो हुआ हादसा, ये आपने पहले ही डिकोड कर लिया था, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? हाँ, तो ये जो प्रिडिक्शन है ये मैंने किया था, हमने किया था इनफैक्ट, और उसमें ये कहा है हमने, और उसमें आप अगर उसके विजुअल्स देखेंगे तो इट इज़ एग्जैक्टली उसमें हमने एक डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट दिखाया है, उसके नीचे बहुत बड़ा आग लगा है, ये भी दिखाया है, और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। तो यही जैसे हमने बताया अभी कि वो जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वो जो वाइब्रेशंस हैं, उसको हम परसीव करते हैं टाइम ट्रैवल के माध्यम से। टाइम ट्रैवल की जो पद्धति है उसके माध्यम से हम उसको परसीव करते हैं, और उसको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर मैं आपको वर्बली बताऊं तो शायद मेरे शब्द कम पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं एक चित्र के रूप में आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या परसीव कर पा रहा हूं, तो आपके लिए समझना इजी हो जाता है। इसीलिए उसमें विजुअल फॉर्म में हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि अब क्या घटना होने वाली है। तो उसकी एक सिस्टम है, मेथड है, तो उसका एक साइंस है। ओके, जैसे अभी हम कुछ फिल्म्स में, हॉलीवुड फिल्म्स में भी देखते हैं कि उनको एक आभास हो जाता है, इंट्यूशन हो जाता है कि ये इस समय घटना घटित होने वाली है, और वो उन चीज़ों को लेके थोड़ा सा सचेत हो जाते हैं, आसपास के लोगों को वो बता देते हैं कि अभी ये होने वाला है। तो क्या जो आप बात कर रहे हो टाइम ट्रैवल की, जैसे आपने हमास वॉर की भी आप बात किए थे, तो ये आपको भी अचानक से कुछ अनुभूति होती है, इंट्यूशन आता है अगर जो भी कॉन्शियस माइंड पे काम कर ले, या फिर इसका कुछ अलग टेक्नोलॉजी है, अलग प्रोसेस है? देखिए, वो तो जो आपने बात की वो इंट्यूशन की बात है। द ब्यूटी ऑफ टाइम ट्रैवल इज़ कि हम स्पेसिफिकली वो इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं जो कि हम जानना चाहते हैं, जहां हम अपनी चेतना को डायरेक्ट करते हैं कि हम क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आपने इज़राइल हमास वॉर की जो बात की थी, जो मैंने प्रिडिक्शन किया था, जब वो वॉर शुरू हुआ, उसके वो जो अटैक हुआ, हमास ने अटैक किया इज़राइल में, उससे पहले मैंने वो प्रिडिक्शन किया था। तो उस वक्त मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को डायरेक्ट किया था वो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, अब क्या बड़ी घटना इंटरनेशनल लेवल पे होने वाली है, और उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने अपनी चैनल पे रखी हुई हैं कि तो मैंने बताया था, हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि ये जो अटैक होगा, उस वक्त कोई पार्टी चल रही है, रेव पार्टी चल रही है, और उस वक्त ये ऐसा करेंगे कि दे आर कैटापुल्टिंग, ऐसा ये पूरा बाइक फिल्म पे। है। हाँ बिल्कुल, ही वॉज वेरी प्रिसाइज कि कोई रेव पार्टी चल रही है, और उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आके मुझे बताया कि डैडी ऐसा है कि बाइक को जो है पैराशूट से बांध के ऐसा बाइक से आ रहे हैं, तो मैं बाइक वो वॉल जो उन्होंने तो बनाई एक हुई है अपना उस पे से। कॉन्शियस थिंकिंग मतलब ये, यार ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन एग्जैक्टली बिकॉज ये आप कभी सोच भी नहीं पाओगे कि ऐसा भी कोई कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली जब उस घटना होने के बाद उसके विजुअल्स आए तो वो बिल्कुल वही था जो इन्होंने बताया था। और उसमें जब हम टाइम ट्रैवल करते तो उसके बाद की जो घटनाएं होने वाली थी वो भी मैंने बताया था कि उसके बाद इज़राइल जो है वो हमास को तबाह करके रख देगा, और वो हमने मेंशन किया है उसमें। शॉकिंग, हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, थैंक्स टू यू, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो मैं हॉलीवुड फिल्मों में देखती हूँ, ऐसा बॉलीवुड में भी इन सारी चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है। सर, इसको कुछ आप एग्जाम्पल्स से इलेबोरेट और कर पाएंगे ताकि लोगों को जैसे और अभी समझ देवांग में ने आए? बताया ना कि हम अपने कॉन्शियसनेस को जो है फोकस करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है, उसके हॉरिजॉन्टल शेल्फ में बहुत सारी किताबें रखी हैं, ठीक है, और आप किसी एक पर्टिकुलर किताब में आपको मालूम है कि कुछ जानकारी लिखी है कि जैसे अभी 2025 चल रहा है और आप जानना चाहते हैं कि 2030 में ऐसी सबसे बड़ी घटना कौन सी घटने वाली है, ये आप जानना चाहते हैं, और आपको मालूम है कि हाँ इस लाइब्रेरी में कहीं कोई रेड कवर पेज की कोई बुक है जिसमें ये जानकारी है, और आप उस हॉरिजॉन्टल शेल्फ में जो किताबें रखी हैं उस शेल्फ से करीब 2 फीट की दूरी पर आप खड़ी हैं और उस किताब को ढूंढ रही हैं, और जो किताब में ये जानकारी है उस हॉरिजॉन्टल शेल्फ
के अंतिम दाएं छोर पे, दाहिने मतलब एक्सट्रीम राइट एंड पर पड़ी है, क्या आपको वो किताब दिखेगी? क्योंकि वो आपका जो दायरा है विज़न का, पेरीफेरी ऑफ योर विज़न, उसके बाहर है। तो आप क्या करोगे? यू विल स्टेप फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड, कुछ 5-10 कदम पीछे जाएगी, ताकि आपका जो विज़न का दायरा बढ़ेगा। तब आपको अरे हाँ, वो लाल रंग की किताब उधर है। तो जो आप कुछ कदम पीछे गए, तो आप मान लीजिए कि यू एक्सपांडेड योर कॉन्शियस अवेयरनेस, आपने अपनी चेतना को एक्सपांड किया। तो जब व्हेन यू एक्सपांड योर कॉन्शियस अवेयरनेस, तो एक सुपरफिशियस लेवल पे, आप फ्रीक्वेंसी के लेवल पे आपकी चेतना में वो इंप्रेशंस आते हैं कि हाँ 2030 में या जो भी साल के बारे में आप जानना चाहते हो कि हाँ ऐसा कुछ घटित हो रहा है, कोई विस्फोट हो रहा है या समथिंग ऐसा। अब आप कहते हो कि नहीं, मुझे पर क्या विस्फोट होने वाला है वो मुझे जानना है, बिल्कुल प्रिसाइजली जानना है। तो आप क्या करोगे? और आपको पता है कि ये जो विस्फोट होने वाला है उसकी जानकारी इस किताब के अंदर 125वें पेज में सेकंड पैरा में लिखी हुई है। तो आप क्या करोगे? उस दिशा में जाओगे, उस किताब को हाथ में लोगे, दैट इज़ एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। उस किताब को हाथ में लेके पढ़ोगे। तो आप उसी तरह से आप अपने कॉन्शियसनेस को उपयोग करते हो। अगर मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो जैसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग किया होगा, अपने 2 तरीके से उपयोग करते हैं। एक तो है किताब में अक्षर बहुत छोटे हैं, कुछ पढ़ना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ते हैं, तो अक्षर बड़े हो जाते हैं। लेकिन उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को आप कड़ी धूप में बाहर कागज़ के एक टुकड़े के ऊपर ऐसे ऐसे आप करोगे, तो मैग्नीफाइंग ग्लास करेगा क्या करेगा? सूरज की जो ऊर्जा है उसको कागज़ के ऊपर एक बिंदु में फोकस करेगा, कागज़ जलेगा। अब उसको कॉन्शियसनेस से जोड़ के समझते हैं। जब आप किताब को अक्षरों को बड़ा करके करने के लिए मैग्नीफाइंग का ग्लास का उपयोग करते हैं, दैट इज़ एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस। लेकिन उसी मैग्नीफाइंग ग्लास का सूरज की ऊर्जा को कागज के ऊपर एक बिंदु में केंद्रित करने के लिए उपयोग करते हैं, वो हो गया एक्सटेंडेड कॉन्शियसनेस। इसी तरह से हम अपनी चेतना को 2 अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं, एक्सपांडेड एंड एक्सटेंडेड। ओके, हाँ सर बताएं ना। और टाइम ट्रैवल यही है, चेतना की शक्ति का प्रयोग। आप अपनी मर्जी से जो भी जानना चाहें, अगर हमें जानना है कि इस साल में या 2026 में ऐसी कौन सी बड़ी घटना घटेंगी, तो जान सकते हैं। चाहे वो अच्छी घटना, बुरी घटना, जो भी जानना है जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना इंटेंशन किए भी जान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ, होता है कभी कभी कि आपको इंट्यूशन आ जाता है, लेकिन इंट्यूशन में क्या होता है, आपका इंटरफेरेंस भी होता है, आपका एक अनुमानित चीज़ें भी होती हैं। तो जब हमें अगर मान लो ऐसा इंट्यूशन आ भी गया, तो हम उसको टाइम ट्रैवल सेशन के जरिए वेरीफाई कर लेते हैं कि इसमें कितना सच है, वाकई में ऐसा होगा या नहीं। ओके अच्छा सर, जो आप ये बात कर रहे हो तो इसको मैं ऑरा से कनेक्ट करना चाहूँगी कि जब हम किसी भी रूम में घुसते हैं, मान लीजिए कि हम कोई घर भी खरीद रहे हैं, सपोज़ हम कोई प्रॉपर्टी लेने वाले हैं या हम ऑफिस लेने वाले हैं, कमर्शियल और पर्सनल एनी प्रॉपर्टी वी वांट टू परचेज़, तो वहाँ पे भी क्योंकि ऑलरेडी पैसा लग रहा है, चाहे आप इंडिया में लो चाहे इंडिया से बाहर लो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वहाँ पहले हुई रहती है जो कि हमारी प्रॉपर्टी के एनर्जी को डाउन रखती है और हमें वो ग्रोथ नहीं करने देती है। तो क्या ये जो आप बात कर रहे हो, जो हम अगर हम अपनी दिव्य दृष्टि पे काम करें, अगर हम अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड पे काम करें, तो क्या हमें एनर्जी भी महसूस कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब ये एनर्जी हमें सूट कर रही है या एनर्जी हमें नहीं सूट कर रही है? बिल्कुल, ये कर सकते हैं। न केवल इसको पता कर सकते हैं, लेकिन उसको करेक्शन भी कर सकते हैं, जिसको आप पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कहते हैं। मैं ये कहूँगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो है ही है, लेकिन एलिमेंटल एनर्जीज होती है। जैसे कोई जगह होती है, जैसे नेचर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नेचर जो है, भूमि वायु जल अग्नि आकाश, एक्चुअली वो भी 7 है, भूमि वायु जल अग्नि आकाश, वुड और मेटल। कई ऐसी जगहें होती है जहाँ पे फायर एलिमेंट डोमिनेंस होता है। तो जिस घर में या जिस दफ्तर में या जिस जगह पे फायर एलिमेंट डोमिनेंस है, वहाँ क्या होगा, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट होना, आगजनी की घटनाएं होना। जहाँ वाटर एलिमेंट डोमिनेंस है, वहाँ क्या होगा भाई, सीपेज की इश्यूज़, ड्रेनेज की इश्यूज़। उतना ही नहीं, लेकिन उस ऑफिस में, उस घर में जो इंसान मेन मुखिया जो होता है, उसको उस एलिमेंट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। अगर मान लीजिए फायर एलिमेंट डोमिनेंस कोई घर है, वहाँ पे घर का जो मुखिया होता है उसको अक्सर हाइपर एसिडिटी, हाइपर टेंशन, पित्त की समस्याएं, सोराइसिस, इस तरह की समस्याएं। अगर वाटर एलिमेंट डोमिनेंस है तो उसको बॉडीली फ्लूइड से रिलेटेड इश्यूज, जैसे लंग्स में पानी भर जाना,
या यूटीआई जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस बोलते हैं, इस तरह की समस्याएं होती हैं। तो हम अपना जो पीएनआरपी जो हमारा साइंस है, जो कि मैंने कहा ऊर्जा और कॉन्शियसनेस का विज्ञान है, हमारा साइकिक मास्टरी नाम से कोर्स भी है, और पीएनआरपी में प्रैक्टिशनर मास्टर्स प्रैक्टिशनर लेवल के कोर्सेज होते हैं। उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स सिखाए जाते हैं कि इसको कैसे करेक्शन किया जाता है अपनी ही ऊर्जा से, अपनी ही चेतना से। और जैसे ही करेक्शन किया जाता है, आपको कुछ ही समय में उसके नोटिसेबल रिजल्ट्स पता चलते हैं। ये बहुत ही शानदार चीज़ है। देवांग जी, मुझे ये बताइए कि अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनकी एनर्जी पढ़ाई से मैच नहीं करती है। मतलब उनके उनके अंदर इतनी एनर्जी रहती है कि दे डोंट वांट टू सेट एट अ वन प्लेस, दे डोंट वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इससे पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर क्या किया जाए, कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, या फिर आपका खुद का एक काम में, मतलब किसी भी काम में एकाग्र होके आप कर पाओ। तो क्या ये पीएनआरपी से पॉसिबल है कि अगर वो आपके साथ सेशन करते हैं और बच्चों के साथ एक आप सेशन लेते हो, तो ये चीज़ें पॉसिबल है कि उनका कंसंट्रेशन पावर एक सही जगह पे लग सके? ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि पहली बात तो आज जैसे आपने कहा ना कि बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं, तो वो हाइपर एक्टिव होने के रीजंस क्या हैं, ये जानने की ज़रूरत है। क्या उसके कोई बायोलॉजिकल रीजंस हैं, क्या उसके साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, या कोई एनर्जी लेवल पे कोई रीजंस हैं। तो इसे जानना पड़ता है, और उसको जान के उसके पीछे की कॉजल इवेंट्स क्या है, उसका कॉज क्या है, उसको करेक्ट करना पड़ता है। तो जब ये करते हैं तब उनमें वो चेंजेस आप ला सकते हैं जो आप लाना चाहते हैं। फिर वो हाइपर एक्टिविटी नहीं रहती है उनमें। तो ये संभव है। ओके। अश्विनी जी, मैं एक बहुत डीप क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जो आपने अभी बात की कि हम अपने एनर्जी को स्टोर करके हम जो करना चाहें हम वो कर सकते हैं और चीज़ों को अलाइंड कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं बात आती है पास्ट के कर्मास की, कि आपने पास्ट, क्योंकि हम तो पास्ट देख नहीं पा रहे हैं। अमूमन 90% लोग नहीं देख पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ था पीछे, जिस वजह से वो परेशानी में है। जैसे आज के ज़माने में अगर आज के प्रेजेंट में आपके रिलेशन में ही सही नहीं है, आप रिलेशन ही आपका सही नहीं निभ रहा है, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि कर्मा पीछे के ख़राब होंगे, या आपके फाइनेंशियल रूप से आप स्टक हो, या फिर आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ जो हो रहे हैं उसमें भी बहुत से लोग कहते हैं कि कर्मा का रीज़न है। तो इसको हम कर्मा पास्ट में जाके कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या ये पीएनआरपी में कोई ऐसा सोल्यूशन है आपके पास जो कर्मास को भी आप ठीक कर सकते हैं? देखिए, कर्मा का जो आजकल अक्सर आपने सुना होगा कार्मिक हीलिंग की बात होती है। तो यहाँ पे आपको पहले तो कर्मा को ठीक से समझना पड़ेगा कि आप जो कर्म करते हो उसका इम्पैक्ट कहाँ होता है। आपकी चेतना पे होता है। उसमें कुछ ऐसे कर्मा है जिसको आपको पता है कि आपने कुछ ऐसा किया है। अभी कर्म के साइंस को अगर आप समझें तो उसको क्या कहते हैं, संचित कर्म। अब तक मैंने जो जीवन में जो कर्म किए हैं संचित कर्म, लेकिन अभी वर्तमान में जो मैं कर्म करूँगा वहाँ तो परमात्मा ने मुझे इंस्टिंक्ट और इंटेलेक्ट, अंतर्दृष्टि भी दी है, बुद्धि भी दी है। मैं बिल्कुल परिस्थिति का आकलन करके डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपने कर्मों का चयन करने की आज़ादी दी है। बाकी जो जीव है इंसान के अलावा, उसको परमात्मा ने इंटेलेक्ट बुद्धि नहीं दी, केवल इंस्टिंक्ट दिया है। इंसान ही है जिसको परमात्मा ने मन बुद्धि चित्त अहंकार ये दिया है। तो इंसान सोच सकता है, डिसाइड कर सकता है। तो जब आप निर्णय लेते हो तो आपके पास फ्रीडम है। तो आप वर्तमान में जो कर्म लोगे उसके आधार पर तय होगा, जिसको कहेंगे आगामी कर्म। आपके आगामी कर्म के ऊपर डिपेंड करता है आपका प्रारब्ध कर्म क्या होगा। तो इसको क्या होता है कि लूप को फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर मेरे जीवन में मान लीजिए 2 साल के बाद कुछ घटना घटने वाली है, लेट्स से एक इंसान है, उसको 2 साल के बाद लंग कैंसर डिटेक्ट होने वाला है, लेकिन उस लंग कैंसर होने की वजह उसके पास में है। वो पिछले 30 साल से रोज़ के 40-50 सिगरेट फूंकता है। तो उसके लंग कैंसर होने की वजह जो है पास में पड़ी है। अब वो तो हो चुका है ना, उसको तो आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप उसको वर्तमान में ठीक कर सकते। भाई ठीक है, आप स्मोकिंग बंद कर दीजिए, या उसको किस हद तक उसको ठीक किया जा सकता है, तो पहले ये समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कर्मा की बात है, उसका इम्पैक्ट होता है कॉन्शियसनेस पे, वो आपकी चेतना को प्रभावित करता है। आई विल गिव एन एग्जाम्पल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ऐसे कुछ मामले सामने आए थे
कि कुछ ऐसे सोल्जर्स थे कि जिन्होंने युद्ध में अपना एक मान लीजिए हाथ गंवा दिया है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड या लेग गंवा दिया है, और ऐसे कुछ सोल्जर्स को ये शिकायत थी कि उसका जो हाथ का जो हिस्सा कट चुका है, लेकिन वो कहते थे कि मुझे अपनी लेफ्ट कलाई में बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसे एक नहीं, काफ़ी लोगों की शिकायत थी। तो अक्सर पहले ये कहा गया कि ये कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन इसके ऊपर जब गहन रिसर्च किया गया तो पता चला कि भाई तुम्हारा हाथ तो कट चुका है, लेफ्ट कलाई जब है ही नहीं तो दर्द कैसे होगा। रिसर्च किया गया तो पता चला कि हाँ, ये जो दर्द भले उसके शरीर के स्तर पे नहीं है, लेकिन उसकी चेतना में, उसकी टाइमलाइन पे पास में वो संवेदना, वो पेन फ्रीक्वेंसी के रूप में अभी मौजूद है, और उनका ब्रेन चूँकि एक इट्स काइंड ऑफ एंटीना, वो अभी भी उस तरंगों को रिसीव करता है, और वो अपनी नर्वस सिस्टम के माध्यम से वो बॉडी में कम्युनिकेट करता है। और भले ही उसका हाथ का पुर्जा वो कट चुका है, लेकिन फिर भी ब्रेन परसीव करता है कि नहीं, तुम्हारी लेफ्ट कलाई में दर्द है। तो जब उस टाइम जो पीएनआरपी में जो मेथडोलॉजी है उसके ज़रिए, और टाइमलाइन जिसको कहते हैं उसके ज़रिए, ऐसे जो सोल्जर्स हैं उसको जब काउंसिल किया गया, उसको ठीक किया गया, तो उनका वो कंप्लेन जो है दूर हो गया। तो उसी तरह से पीएनआरपी जो उसका भी टाइमलाइन, और एनएलपी का भी बहुत हाई लेवल एडवांस वर्जन है, उसमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसके ज़रिए जो ब्रेन आपके बॉडी में पेन को कम्युनिकेट करता है थ्रू नर्वस सिस्टम, थ्रू न्यूरल पाथवेज, उस पाथवेज को ही जो है रिवर्स कर दिया जाता है, रीपैटर्न कर दिया जाता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड साइको न्यूरो रीपैटर्निंग। सर, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी, मैं कुछ अब दर्शकों को ऑलरेडी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिल रहे हैं, बट 2026 को लेके मैं आपसे पूछना चाहूँगी, देवांग जी स्पेसिफिक, क्या आपको लगता है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि 2026 के स्टार्टिंग में ही साइबर कुछ ऐसा अटैक होने वाला है जिससे प्लेन क्रैशेस की संभावना बढ़ सकती है, या कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसा एस्ट्रोलॉजर्स का प्रिडिक्शन है। तो आपको क्या लग रहा है कि 2026 में किस तरीके की चीज़ें ऐसी होने वाली है जिससे लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए? 2026 में जो बड़ी घटना होने वाली है, तो हमारे टाइम ट्रैवल के मुताबिक, जो हमने टाइम ट्रैवल सेशन किया है, उसके मुताबिक ऐसा है कि फॉल्ट लाइंस एक्टिव होंगी। तो उस वजह से अर्थक्वेक होने की संभावनाएं हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट, या उसमें कोई मेजर शिफ्ट आए, मेजर ऐसा शिफ्ट आएगा, और हो सकता है कि अच्छा ये कॉज हो सकता है, ओके, ये कहीं ना कहीं एक कॉज बनेगा किसी और बड़ी घटना के होने का। अब वो अर्थक्वेक हो सकता है, ओके, लेकिन उसका कॉज जो है दैट इज इन 2026। यानी कि अगर ये 2026 में इस तरीके की कॉजेज़ की बात कर रहे हैं सर, तो हम आगे 2030 में चल सकते हैं, जैसा पॉडकास्ट के पहले हमारी बातचीत हो रही थी। तो सर 2030 के बाद आपका क्या अनुमान है कि अगर ये 2026 में कॉज बनने वाला है तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है? जैसे मैंने एक अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है कि 2030 से लेके 2041, मतलब ये करीब 11 साल, मतलब एक दशक ऑलमोस्ट मान लीजिए, वो मैं इसको देख रहा हूँ कि वो काफ़ी चैलेंजिंग होगा मानव इतिहास का। अगर ये कहूँ कि भयानक दशक होगा तो भी गलत नहीं है। जहाँ आजकल बहुत सारी आकलन हो रहा है, प्रेडिक्शंस के थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। अब देखिए रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास का चल रहा है, लेकिन अभी भी इसको आप वर्ल्ड वॉर तो नहीं कह सकते। वो 2030 के बाद में, और अगर मैं बड़ी प्रिसाइजली कहूँ 2034 से लेकर 34 से लेकर 37 का जो ये ऑलमोस्ट 3 से 4 साल का अंतराल होगा, उसमें मैं देख रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हैं उस तरह की सिचुएशन जिसको आप वर्ल्ड वॉर की श्रेणी में रख सकते हैं, नंबर 1। लेकिन एक और जो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि ये मैं जो बोलने वाला हूँ परमात्मा करे ये गलत हो जाए, और गलत होगा तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, कि जिस तरह से जैसे अभी देवांग बता रहा था कि टेक्टोनिक प्लेट्स में जो शिफ्ट हो रहा है, और उसकी वजह से अभी हाल ही में मैं टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, तो हमारे देश के कुछ जो पार्ट्स हैं उसको सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है। तो जैसे उत्तराखंड वगैरह जो है उसको सेस्मिक जोन 5 में रखा गया था, और मुंबई वगैरह मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेस्मिक जोन 3 में आता है।
अभी जो जो भूस्तर शास्त्री जो होते हैं उन लोगों ने एक और इसमें ऐड कर दिया है, सेस्मिक जोन 6 ऐड कर दिया है। और उत्तराखंड से ऊपर के जो हिमालयन जो रेंज है उसको सेस्मिक जोन 6 में रख दिया है, मतलब वो ज़्यादा मोर अर्थक्वेक प्रोन माना जाएगा। और मुझे आई हैव अ फियर, जो मेरी टाइम ट्रैवल बोलो या जो भी साइंस कहती है कि वो है कि मैं देख रहा हूँ कि साउथ सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, कोस्टल बेल्ट है, वहाँ मेजर मूवमेंट होगा। तो 2030 में मेरी बात ये गलत हो जाए, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। मैं देख रहा हूँ कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट मैसिव, जैसे अर्थक्वेक तो हो ही है, लेकिन वहाँ पे अब कोस्टल बेल्ट पे अर्थक्वेक आता है तो सुनामी भी आ सकती है साथ में। तो बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ भी होंगी। 2030 से लेकर 2041 की बात करें, वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड वॉर्स की जैसी स्थिति बनेगी। लेकिन एक चीज़ मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इस सभी में कंपैरेटिवली हमारे कंट्री की स्थिति बेहतर होगी। ये आपने रिलैक्स करने वाली बात कही है। हमारी स्थिति बेहतर होगी। बट सर सी साइड जो आप स्टेट समझ रहे हो, जैसे मुंबई है या गोवा है, दे आर सी साइड एरियाज, तो वहाँ पे तो प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे लोगों को। बिल्कुल, देखिए प्रिकॉशंस आप दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो मटेरियल लेवल पे, जहाँ आप इतनी भौतिकता बढ़ रही है, स्काई स्क्रैपर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, आजकल कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो अर्थक्वेक को ध्यान में रख के स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स हैं, उस चीज़ों का ध्यान रखते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन जिस लेवल का मान लो, जिस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो उसमें फिर वो भी काम नहीं करता है। लेकिन दूसरा मैं कहूँगा सबसे बड़ा करेक्शन जो मुझे लगता है कि हमें अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना चाहिए, इंसानों को अपने, जो आप बात कर रही थी स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी को रियल सेंस में समझने की ज़रूरत है, चेतना के विज्ञान को सही रूप में समझने की ज़रूरत है, और किताबी जो बातें आजकल परोसी जाती हैं उससे ऊपर उठ के सही चीज़ में चेतना और ऊर्जा के विज्ञान को समझ के उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। होता क्या है, आप समझिए इस बात को कि कोई भी घटना घटित होती है तो प्रेजेंट टाइम से फ्यूचर में इसकी अवधि कितनी है उसके ऊपर आप करेक्शन कर सकते हैं। नेचुरल कैलामिटीज़ को आप नहीं रोक सकते, लेकिन अगर मुझे पता चल जाए कि मेरे फ्यूचर में कोई घटना घटने वाली है, उसका आगे कॉज क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कल सुबह आप दिल्ली से जयपुर जाने के लिए बाय रोड निकल रही हैं, सुबह 6 बजे निकलेंगी बाय रोड कार से, और अक्सर आप जयपुर कई बार जाती हैं और आप 6 बजे निकलते हैं, करीब 8:30-9 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं और आपको मालूम है कि रास्ते में कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढाबा है, वहाँ पे अच्छा फूड मिलता है, अक्सर वहाँ आप ब्रेकफास्ट करती है, तो आपने डिसाइड किया कि हाँ वहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। अब हर बार सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कल ऐसा होने वाला है कि वहाँ ब्रेकफास्ट करोगे, वहाँ के खाने में कुछ दिक्कत है, कुछ क्वालिटी की इश्यू है, और आप वहाँ खाने की वजह से बाय द टाइम यू रीच जयपुर पहुँचो उसके पहले आपको फूड पॉइजनिंग होने वाला है, और जयपुर में जाते ही आपको हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। मतलब जिस काम से आप जयपुर जाने वाली हैं वो आपका काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आप मुझे पूछते हैं कि अश्विनी जी आप बताइए टाइम ट्रैवल के जरिए कि मैं कल जयपुर जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रही हूँ, बताइए मेरा काम होगा कि नहीं, ठीक है। तो मैं टाइम ट्रैवल के जरिए मैं दिखूँगा कि ऐसा क्या किया जाए ताकि आपकी जर्नी बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न के सही हो जाए। तो मैं आपकी उस जर्नी में क्या लूप है उसको बता सकता हूँ। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि कल आप जाएंगे तो एक काम करिएगा, नाश्ता घर से ही करके जाइए, या घर से ही नाश्ता साथ में लेके जाइए, रास्ते में कहीं नाश्ता मत करिए, या तो मैं टाइम को चेंज कर दूँ कि 6 बजे निकलने वाले हैं, अगर बहुत जल्दी नहीं है तो क्या आप आधा घंटा लेट निकल सकती हैं, 7 बजे निकलिए या 5 बजे निकलिए। तो होगा क्या, जिस ढाबे में आप खाना खाने वाले हैं 9 बजे का आपका टाइम है, वो टाइम पे वो ढाबा नहीं कोई और ढाबा होगा तो आप वहाँ नाश्ता करेंगे। हो सकता है वहाँ का फूड उतना ख़राब नहीं है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े, तो इसको लूप बोलते हैं। तो हम जब टाइम ट्रैवल सेशन किसी के लिए भी करते हैं तो उसके जीवन में आगे की जर्नी में लूप क्या है, व्हाट टू अवॉइड, क्या नहीं करना है ताकि आगे की इनकी जर्नी बेहतर हो। अगर कोई बिजनेस करता है तो इंसान कभी कभी लालच में फंसता है, इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हम बता सकते हैं भाई ऐसा क्या निर्णय नहीं लेना है, क्या निर्णय लेने से आपको आपत्ति हो सकती है।
और ये भी बता सकते हैं कि क्या निर्णय लेना चाहिए। लेना चाहिए। चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका करियर हो, या ज़िंदगी की कोई भी समस्या हो, उसमें आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, आपका नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या होना क्या चाहिए? होना चाहिए। तो अगर मैं इन शॉर्ट ये पूछना चाहूँ कि पीएनआरपी किन किन चीज़ों में हेल्प आपकी कर सकता है, या किस किस तरीके से लोग आपसे कंसल्ट कर सकते हैं, किस किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं, तो वो क्या चीज़ें होंगी? अगर टाइम ट्रैवल की बात करें तो देयर कैन बी मैनी थिंग्स के जिसके लिए वो कंसल्ट कर सकते हैं। वो हो सकता है उनके रिलेशनशिप का कोई इश्यू हो, या हो सकता है उनको सही लाइफ पार्टनर कैसा चुनना चाहिए, उनके लिए सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कौन होगा, ये जान सकते हैं। बिजनेस के लिए बेस्ट डिसीजन क्या रहेगा, करियर के लिए क्या बेस्ट डिसीजन रहेगा, लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सल्यूशन क्या है। यानी कि कुछ भी आप प्रॉब्लम में हैं तो उसका सल्यूशन अब मुझे लगता है कि आपको ये सबूत के साथ पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप लोग हेल्प करते हो और किस तरीके से आप अपने लाइफ को एटलीस्ट उन चीज़ों से तो बचा सकते हो जो आपके हाथ में है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी अश्विनी जी, क्योंकि मैंने आपके वीडियोस में भी देखा कि आप ये भी बताते हो कि माथे की रेखाएं या चेहरे का तिल या चेहरे पे जो मोल है वो भी कुछ ना कुछ कहता है, इंडिकेट करता है। तो क्या ये साइंस है या आप इसे स्पिरिचुअलिटी से सिर्फ जोड़ते हो, स्पिरिचुअलिटी या साइंस दोनों है? पहले तो स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों अलग नहीं है। इट्स सेम। मैं कहूँगा कि साइंस जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी से ही जन्मा है। वेरी ट्रू। अगर मैं आपको और प्रिसाइजली बताऊं तो ज्ञान की कुछ ऐसी बातें जो प्रयोगों और कसौटियों के आधार पर साबित हो चुकी है, इसको हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन आज भी ज्ञान की कई ऐसी बातें हैं जिसको प्रयोगों और कसौटियों के आधार पर साबित नहीं किया गया है, उसको हम विज्ञान नहीं मानते। यस। मान लीजिए आज से 200 साल पहले अगर आपको किसी ने ऐसा कहा होता कि आपके हाथ में कोई चीज़ पकड़ा दी जाएगी जिससे आप मिलो दूर बैठे दुनिया में कहीं किसी देश में बैठे हुए इंसान से बात कर सकते हैं, या अपने घर में कांच का एक बक्सा दे दिया जाएगा जिसमें दुनिया में क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। लेकिन आज ये सच्चाई है, टीवी पर उस लाइव समय मैच तो लोग हंसते कि क्या बोल हंसते, रहे हाँ हैं। 200 साल पहले बोलते नहीं विज्ञान इसको नहीं मानता, लेकिन आज विज्ञान इसको मानता है। तो आज भी कई ऐसी बातें हैं जो शायद लोग हंसेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारी ही बात ले लीजिए, जब टाइम ट्रैवल की शुरुआत हमने करी थी, शुरू में हम लोगों से बोलते, लोग हम पर हंसते थे कि कैसी बात करें कि फ्यूचर जान सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास एक नहीं सैकड़ों प्रमाण हैं। भारत का हर अखबार, हर मीडिया इसकी जांच परख कर चुका है, हम साबित कर चुके हैं इसके ऊपर। तो आज ये प्रश्न रहता ही नहीं है। और जैसे कि आपने पीएनआरपी के बारे में पूछा था, मैं कहूँगा पीएनआरपी जो है ये चेतना का विज्ञान है। आप चेतना से जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, चाहे वो मन की शक्ति के बारे में हो, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ माइंड, जो कि मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस कॉन्शियस के ऊपर व्याख्यायित करके समझाया। इफ़ यू टॉक अबाउट हीलिंग, तो हीलिंग का भी इसमें आंसर है कि भाई हाउ यू कैन हील योर सेल्फ और हील अदर्स। अगर आप बात करें कि वास्तु विज्ञान जैसे ये एनर्जी का साइंस है, तो किसी जगह का, किसी ऑफिस का, दफ्तर का अगर एनर्जी लेवल ठीक नहीं है तो उसको कैसे प्रोटोकॉल के जरिए ठीक करें। अगर आप मैनिफेस्टेशन की बात करें तो अक्सर आजकल जो मैनिफेस्टेशन के बारे में सुनने में आता है कि ब्रह्मांड से जो भी मांगो मिल जाएगा, आस्क बिलीव रिसीव, स्क्रिप्टिंग करिए, एफर्मेशंस लिखिए, ठीक है, अच्छी बात है, इससे आपको मन को एक अच्छा खुशी जरूर मिलती है। कहते हैं ना कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। ख्याल भी अच्छा है। लेकिन मैनिफेस्टेशन डजंट वर्क दैट वे। आपको पता होना चाहिए इनर एनर्जी का साइंस क्या है। ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई क्रिएशन होता है तो ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों जब आमने सामने आता है समान मात्रा में संयोजन से, तब कोई क्रिएशन होता है। यस। बिजली पैदा होती है डायनामो में, तो मैग्नेट के दो विपरीत नेगेटिव ध्रुव दोनों। आमने सामने आते हैं तो कॉइल घूमती, बिजली पैदा होती है। तो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है जीवन में, तो आपको अपनी भीतरी ऊर्जा जो है इनर फेमिनाइन जिसको ईडा कहते हैं, इनर मस्कुलिन जिसको पिंगला कहते हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी कहते हैं जिसको, उसको कैसे भीतर ही समांतरित और संयोजित किया जाए, इस विज्ञान को सीखना होगा। तभी आप वाकई में जीवन में कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि क्या बात करते हैं सर, हमने ये पला पला किताब पढ़ा था, उसमें हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना, हमने प्रयोग किया तो हमने ये सोचा था और हमारा तो ये हो गया। लेकिन एक बात समझिए कि परमात्मा आपको जो देता है वो या तो पनिशमेंट के रूप में देता है या तो रिवॉर्ड के रूप में देता है।
आप बिना एनर्जी का शायद समझे आपने कुछ मैनिफेस्ट करना चाहा, मिल गया तो ज़रूर आपको मिल गया होगा, लेकिन साथ में परमात्मा ने कुछ छीन भी लिया होगा आपको। जो क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, जिसको हम परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा वगैरह नाम से जानते हैं, वो तय करता है कि इसको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है, कहाँ देना है, कितना देना है, किसके जरिए देना है। जब आपकी इनर एनर्जीज अलाइंड हो जाती है और आपका उस क्रिएटिव इंटेलिजेंस से तार जुड़ जाता है, आपको कुछ मांगने की, कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली आपकी जो नीड है, आप जो डिजर्व करते हो, मिलता ही जाएगा। वेरी और इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि देखिए कई बार क्या होता है ना, मैनिफेस्टेशन जब इंसान करता है तो मैंने देखा है कि कई लोग इतने कहते हैं ना कि मैड हो जाते हैं उसके पीछे कि किसी भी कीमत पे वो उस चीज़ को पाना चाहते हैं, चाहे वो रियलिस्टिक हो भी ना। रियलिस्टिक हो भी ना भी हो। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी इंटेलिजेंस है वो पहले गैदर कीजिए, डेवलप कीजिए। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ मिल भी गई, अगर आपको ये पता नहीं है कि उसको कैसे यूज़ करना है या कैसे उसको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है उसके साथ, या उसका नॉलेज आपके पास नहीं है, तो मैनिफेस्ट हो भी जाए तो आप क्या कर लोगे। ये सीधा सीधा वैसा ही है कि अगर मान लीजिए कि किसी आदि मानव को अगर आप कंप्यूटर दे दें तो उससे क्या ही करेगा, वेरी ट्रू। अगर इंटेलिजेंस आपके पास नहीं है तो। मुझे एक घटना याद आती है, जैसे इन्होंने बात करी, मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने अखबार में एक अहमदाबाद की एक घटना सुनी थी कि एक यंग लड़का ऑडी के शोरूम में गया ऑडी ख़रीदने के लिए, और वो टेस्ट ड्राइव करने के बहाने ऑडी लेके गया साथ में। और क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऑडी का जो वहाँ का जो शोरूम का बंदा होता है वो भी साथ में होता है। तो जब टेस्ट ड्राइव के लिए वो गाड़ी में ड्राइविंग सीट पे बैठा तो उसने आगे थोड़ा दूर जाके, रास्ते पे जाके उसको बोला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, शायद गाड़ी में टायर में हवा नहीं है, कुछ इश्यू हुआ है। ऐसा करके उसने बहाने से, अब जाहिर सी बात है वो इंसान जो साथ में बैठा था वो नीचे उतरा देखने के लिए, जैसे वो नीचे उतरा वो गाड़ी लेके भाग गया। और 3 महीने के बाद वो उसको पकड़ा गया। जब उसको पकड़ा गया तो उसके घर में वो विजन बोर्ड मिला। इसने कोई वर्कशॉप अटेंड किया था मैनिफेस्टेशन का, भगवान। नहीं बिल्कुल, ये इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड। यस। उसके घर में माय विजन, माय फ्यूचर कार, माय फ्यूचर वाइफ, जिसमें दीपिका पादुकोण की फोटो लगाई थी। बच गई दीपिका पादुकोण। दिस इज फैक्ट। या बच गई। तो ये इस तरह, तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर चेतना के विज्ञान को समझे बिना आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी चेतना भ्रमित होकर आपको इस गलत रास्तों पे भी ले जाएगी। आप मैनिफेस्ट कर लिए, लेकिन तरीका क्या है, रिजल्ट क्या मिला। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा इसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं है, जो कोच था, जो सिखा रहा था, ये उसकी गलती जिन्होंने है। ये आइडिया प्रोपोगेट किया है, Exactly. ये उनकी गलती है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना, मैं अपने दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि मैनिफेस्टेशन को लेके बात आजकल हर कोई कर रहा है, लेकिन करना कैसे है ये बहुत कम लोग सिखा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं पैसे बनाने का भी तरीका हो गया है कि मैं लोगों को सिखा दूंगा, उनकी 1-2 विशेस पूरी हो जाएगी तो वो ये जान लेंगे कि हाँ ठीक है ये काम करता है। बट ये कैसे काम करता है, कितना डीप जाके काम करता है, ये किसी ने सिखाया नहीं। या फिर से बोलते हैं मेडिटेशन कीजिए, सोचिए आपके पास ये आ रहा है। दिस इज़ नॉट द साइंस। आपको साइंस जगाना पड़ेगा और चीज़ों को करना पड़ेगा। तो आज के पॉडकास्ट में तो मुझे सर ये क्लैरिटी मिल गई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके और हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की। सबसे अच्छा तो ये लगा कि हमारे पास ये प्रूफ है कि जो ऑलरेडी उन्होंने 10 महीने पहले बोला था वो हुआ। और ये कैसे हुआ ये आप इनके वीडियो में, जो इनकी दिव्य दृष्टि चैनल है उस पर जाके आप देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। और बाकायदा जो मोन्टाज में आपने देखा है वो चीज़ें हुई है। तो आई होप सर कि ये चीज़ें पूरे वर्ल्ड में आप की जाए, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना ये बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ आप जैसे और लोग इंडिया में पैदा हों जो इस चीज़ों को आपसे सीखें, आपके कोर्स को ज्वाइन करें और अपनी जो चेतना शक्ति है, जो अवचेतन मन की शक्ति हम कहते हैं, दोनों चेतना और चेतन दोनों को जगाएं और मन और चित्त में अंतर समझे, जो आपने कहा। हमारा मकसद भी यही है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसे साइकिक वॉरियर्स तैयार करें। और इसलिए हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें एक साइकिक मास्टरी भी हैं, उसमें काफ़ी लोग अभी तक जुड़े हैं। टाइम ट्रैवल भी हम चाहते हैं कि लोग सीखें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देखो ये हम ही कर सकते हैं, हम ये कहते हैं हर कोई सीख सकता है। बट जस्ट ऐसा ही है कि जैसे दिमाग ने बताया, प्रिपेयर्डनेस चाहिए और मन का सही नॉलेज। एंड वन मोर थिंग दैट
ये आपके लिए ही हैं, ये आपको पहले मन में बैठाना पड़ेगा कि ये आप कर सकते हो, तभी शायद वो चीज़ें पॉसिबल है. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली पॉडकास्ट. बहुत मज़ा आया. और अगर आप कुछ भी इनसे पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं या अपने बारे में कुछ भी आप एक सेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स हैं, इनके नंबर्स हैं, ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट कीजिए. मुझे तो बहुत मज़ा आया. आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. थैंक यू.